Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय, भारत एक ऐसा देश जिसके पास वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन है, लेकिन सिर्फ 4% ही फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। पानी की डिमांड इस तरह से बढ़ रही है कि 2030 तक सप्लाई उसके सामने कम पड़ जाए। तो इस तरह की प्रॉमिसिंग आउटलुक होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ है कि वाटर इंडस्ट्री जो लास्ट के बुल रन में काफी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही थी, तो मार्केट की गिरावट के बाद अभी जो रिकवरी हो रही है उसमें ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है या बहुत कम पार्टिसिपेट कर रही है। क्या इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के ट्रिगर्स खत्म हो गए हैं? लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी भी इंटैक्ट है कि नहीं? एग्जैक्टली क्या कारण हुआ है कि जिसके चलते सेंटीमेंट्स इतने वीक हो गए हैं? एंड फाइनली कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिनके ऊपर नई डेवलपमेंट्स का इंपैक्ट हुआ है एंड कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर कोई भी बैड इंपैक्ट नहीं हुआ है? तो जानेंगे सब इसी वीडियो में। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। आप हमें इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन होती है वो हम अपने वीडियोस एंड कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाते हैं। कोई भी पेड सर्विस हम रन नहीं करते हैं। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो वीडियो का जो सबसे पहला पार्ट है कि लॉन्ग टर्म में इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ट्रिगर्स हैं कि नहीं, अगर हैं तो क्या है? इन्हें हम अपने वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही क्विकली अभी हम आपके सामने रख देते हैं। तो सबसे पहले तो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी के मामले में हम ऑलरेडी एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हैं एंड ये है वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री का क्राइटेरिया। एंड बाय 2045 हम वाटर स्कैर्स कंट्री की लिस्ट में आ सकते हैं एंड ये है उसका क्राइटेरिया। बाकी डेवलपिंग नेशन के कंपैरिजन में भारत एक इकलौता ऐसा देश है जो कि हाईली वाटर स्ट्रेस्ड है। एंड वर्ल्ड की जो टॉप 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें से हमारा देश ही इकलौता ऐसा देश है जिसमें मेजर वाटर क्राइसिस हैं। उसके बाद एज पर द लेटेस्ट रेगुलेशन जो कि अक्टूबर 24 को ही अनाउंस की गई है, उसके अकॉर्डिंग जो बल्क कंज्यूमर्स हैं या फिर रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं इन्हें 20% ऑफ रिसाइकल्ड वाटर यूज करना है बाय फाइनेंशियल ईयर 28 एंड बाय फाइनेंशियल ईयर 31 इन्हें 50% ऑफ रिसाइकल्ड वाटर यूज करना है। उसके वाटर कंटामिनेशन से जुड़े कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते ये इंडस्ट्री जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच में 11.5% के कैगर से ग्रो करी थी, वो बाय फाइनेंशियल ईयर 29 11.6% के कैगर पर ग्रो कर सकती है, जो कि अच्छी ग्रोथ है। तो नेक्स्ट आती है इस इंडस्ट्री की वैल्यू चेन। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कौन से सेगमेंट का साइज कितना है एज ऑफ 2025 एंड कौन सा सेगमेंट लास्ट के 5 इयर्स में कितने कैगर पर ग्रो किया है वो भी आपके सामने है। तो टोटल जो इंडस्ट्री का आज साइज है वो है 1.6 लाख करोड़। इसी में हमारी आती है रूरल वाटर सप्लाई, जिसके ऊपर फर्दर हम बात भी करेंगे। तो अभी जो सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ है, क्या गवर्नमेंट ने अपना फोकस कम किया है इस इंडस्ट्री से, या इस इंडस्ट्री के लिए जो बजट का एलोकेशन है उसे कम कर दिया गया है? तो उसके लिए अगर आप इस डाटा को पॉज करके स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंडर की सेगमेंट के अंदर कितने फंड रिलीज किए गए थे। एंड इस डाटा से हमें यही पता चलता है कि बजट्स में गवर्नमेंट ने एलोकेशन कम नहीं किया है, इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ाया ही है। तो एक्चुअल में सेंटीमेंट नेगेटिव क्यों हुआ है उसका पता हमें तब चला जब हमने अलग अलग कंपनीज की कॉन कॉल पढ़ी एंड कॉमन पॉइंट्स को ड्रॉ डाउन करने की कोशिश की। तो यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने किसी तरह की फंडिंग में रिडक्शन नहीं की है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो रूरल वाटर सप्लाई स्कीम है जिसके अंदर जल जीवन मिशन भी आता है, इसमें गवर्नमेंट ने स्टेट्स के लिए एक अथराइजेशन रखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि लेट्स से हरियाणा के लिए जो अथराइजेशन रखा गया है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर जल जीवन मिशन, वो रखा गया है 100 करोड़। तो हरियाणा गवर्नमेंट जब जल जीवन मिशन के अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करेगी तो 50% जो फंड्स है यानी कि 50 करोड़ वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करेगी। लेकिन अगर हरियाणा गवर्नमेंट 100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स करती है जल जीवन मिशन के अंडर, लेट्स से 125 करोड़ के, तो 100 करोड़ से ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर आएगा वो स्टेट को सारा खुद से मीट करना होगा। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देगी। तो हुआ यह है कि कई सारी स्टेट्स ने एडिशनल एक्सपेंडिचर किया है जिसके लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बजट को इंक्रीज करने के लिए कहा है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे क्लियरली डिनाई कर दिया है कि उन्हें ये सारे प्रोजेक्ट्स खुद से फाइनेंस करने होंगे। उस पर जो स्टेट्स टाइम पर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रिलीज करने में भी डिले कर रही है। मींस अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पेमेंट जल्दी नहीं मिलेगी। क्या हुआ है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्टेट्स को जो भी एलोकेशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके यूटिलाइजेशन में कुछ इरेगुलरिटीज दिखी हैं, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट अपने 100 नोडल टीम्स के थ्रू 135 डिस्ट्रिक्ट्स में 1.5 ट्रिलियन रुपीस के जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट्स का ऑडिट करेगी। क्योंकि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने उन फंड्स के यूटिलाइजेशन के साथ कुछ गड़बड़ी की है।
तो ये जो डेवलपमेंट हुई है तो ये टाइम बाउंड, लेकिन ये सारे ऑडिट्स कब तक कंप्लीट होंगे इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि सिर्फ जल जीवन मिशन के सहारे ही ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, क्योंकि जल जीवन मिशन जो है ये सिर्फ रूरल एरिया के लिए ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है। इस इंडस्ट्री के जो बाकी वर्टिकल्स हैं वो पहले की तरह ही काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में किन किन कंपनीज के बिजनेस के ऊपर जल जीवन मिशन का इंपैक्ट पड़ा है एंड कितना इंपैक्ट पड़ा है। एंड उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें हमें अच्छे से स्टडी करना चाहिए। तो यहां तक अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें एंड आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सेबी नॉर्म्स का ध्यान रखते हुए हम कोई भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आपके सामने नहीं रखेंगे, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी जाएगी वो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए काफी हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, वीडियो से हटकर मैं बताना चाहता हूं कि स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में रिसेंट में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अगर आपको अच्छे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स नहीं मिलते हैं या मिलते भी हैं तो उनसे एसोसिएटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में भी ऑफर कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। तो यहां पर अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो हमें अलग अलग बकेट्स के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे। हम यहां पर रेवेन्यू गाइडेंस वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं एंड कई सारे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स ऐसे मिल जाएंगे यहां पर 60%, 72%, 100% एंड इवन की 200% तक की रेवेन्यू गाइडेंस दी जा रही है। हम रेवेन्यू गाइडेंस वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं, ऑर्डर बुक वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं एंड प्रमोटर बाइंग वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं। प्राइम सेक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट। यहां पर कई स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर हमें प्राइम आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं एंड यहीं पर हमें के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। टाइम सेक्शन में हर वर्किंग डे के रात के 8 बजे हमें कुछ अपडेट्स मिल जाते हैं जो कि स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। आईपीओस में डिसीजन मेकिंग के लिए हम आईपीओ सेक्शन को यूज कर सकते हैं। पल्स सेक्शन भी काफी यूजफुल है एंड नॉलेज को एनहांस करने के लिए नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो फुल एक्सेस एंड सोवरेन टाइम्स की प्राइसिंग आपके सामने ये रही, लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स हमें फ्री में मिल रहे हैं तो उन्हें ऑफ कोर्स हमें मिस नहीं करना है। तो साइन अप पर जाकर ये सारी डिटेल्स भरने के बाद हमें कूपन कोड यूज करना है फ्री ट्रायल। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द description and in the pin comment। तो सीरियल नंबर 2 से लेकर सीरियल नंबर 6 के बीच में जिन भी प्लेयर्स को रखा गया है इनमें से ज्यादातर कॉन्ग्लोमरेट्स हैं एंड इनकी ओवरऑल रेवेन्यू में वाटर सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन काफी कम है। इन प्लेयर्स को इसलिए आपके सामने रखा गया है सो दैट अगर आप इनमें से किसी बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता चल पाए दैट दे आर ऑल्सो इनटू द वाटर बिजनेस। तो लार्सन एंड टुब्रो, वोल्टास लिमिटेड एंड थर्मैक्स लिमिटेड ये बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद भी अपनी सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स को ओवर द लास्ट 3 ईयर्स एंड ओवर द लास्ट 1 ईयर्स काफी अच्छे से ग्रो कर पाए हैं, स्पेशली लार्सन एंड टुब्रो एंड वोल्टास लिमिटेड। तो वोल्टास के केस में हमें जो कैश फ्लोज नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं ये उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट करते हैं। तो होता क्या है कि जो भी प्लेयर्स ऑपरेशन से लगातार पॉजिटिव कैश जनरेट करते हैं, समटाइम्स ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में उनके ऑपरेशन से नेगेटिव कैश आए एंड दीज आर ड्यू टू फैक्टर्स लाइक डिले इन पेमेंट्स। उसके बाद प्राज इंडस्ट्रीज के केस में हमें लास्ट के 1 ईयर में सेल्स में एंड नेट प्रॉफिट्स में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है एंड ऐसा कोई रीजन भी अभी हमारे सामने नहीं है जिसके चलते बहुत ही जल्द बिजनेस में ग्रोथ वापिस से आए। उसके बाद जो वेलस्पन एंटरप्राइजेस लिमिटेड है इसकी टोटल रेवेन्यू में 36% ऑफ रेवेन्यू वाटर सप्लाई एंड वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट से आता है एंड इन्होंने भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो इन बिजनेसेस के केस में हमने जल जीवन मिशन के इंपैक्ट को इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि एक तो इनके ओवरऑल बिजनेस में वाटर सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन काफी कम है एंड उसके बाद अगर जल जीवन मिशन का कुछ कंट्रीब्यूशन है भी तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसके बाद सीरियल नंबर 8 से लेकर सीरियल नंबर 15 के बीच में ऐसे बिजनेस हैं जिनकी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू वाटर स्पेस से आती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जल जीवन मिशन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनका किन बिजनेसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम वाटेक बोबाग लिमिटेड के केस में देखें तो यहां पर हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि वो वाटर स्पेस में टेक्नोलॉजी सिस्टम इंटीग्रेटर हैं, वो सिविल वर्क्स में नहीं है। जल जीवन मिशन उनका फोकस नहीं है, जल जीवन मिशन के लिए वो कोई प्रोजेक्ट कर भी नहीं रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। उसके बाद अगर हम आयन एक्सचेंज की बात करें तो ये यूपी जल निगम के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो कि काफी स्लो चल रहे हैं एंड चैलेंज वही है एलोकेशन ऑफ फंड्स। इनके केस में क्या है कि इनके जो बाकी सेगमेंट्स हैं जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सी वाटर डिसैलिनेशन, ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए ओवरऑल बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम WPIL लिमिटेड के केस को देखें तो इनकी जो टोटल ऑर्डर बुक है
उसमें जो 70% कंट्रीब्यूशन है ये जल जीवन मिशन का है एंड इनके बिजनेस को काफी अच्छा खासा डेंट लगा है। उसके बाद आता है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। तो इनके भी जो जल जीवन मिशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट थे इनकी पेमेंट रिलीज में डिले हुआ है। जल जीवन मिशन से जुड़ी कोई भी पेमेंट इनकी टाइम पर नहीं आई एंड 3rd एंड 4th अप्रैल को इन्हें कुछ पेमेंट्स रिसीव हुई हैं। इसके चलते जो इनके ट्रेड रिसीवेबल 70 डेज तक पहुंच गए थे वो 45 डेज तक आए हैं। उसका जल जीवन मिशन के लिए ये जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ये फाइनल स्टेजेस पर हैं। उसके बाद इनका कहना है कि जल जीवन मिशन वाले प्रोजेक्ट्स में इनका कंफर्ट जोन नहीं है, इसलिए अब ये कोई भी ऐसी बिड सबमिट नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस अब इनका जल जीवन मिशन से नहीं होगा। अगर ये इतनी आसानी से जल जीवन मिशन वाले प्रोजेक्ट से साइड हट पा रहे हैं तो यहां से हमें ये हिंट मिलता है कि इनकी ओवरऑल रेवेन्यू में ज्यादा कंट्रीब्यूशन जल जीवन मिशन से नहीं होना चाहिए, तभी कोई भी प्लेयर इस तरह का डिसीजन ले पाता है। उसके बाद आता है जयश इंजीनियरिंग लिमिटेड। क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग बिजनेस है जो कि वाटर स्पेस के कई सारे वर्टिकल्स में काम करता है, इसलिए इनके बिजनेस में हमें कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। देन आता है हमारा ईएमएस लिमिटेड एंड इनकी भी मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया है कि वो जल जीवन मिशन के लिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स का टिकट साइज ही उतना बड़ा नहीं होता। तो जनरली क्या है कि वाटर सप्लाई में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं तो इनका टिकट साइज 200 टू 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वो इन प्रोजेक्ट्स को लेते ही नहीं है। तो ईएमएस लिमिटेड के केस में भी हमें कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। देन आता है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है इसमें मेजोरिटी ऑफ द जो वर्क है वो जल जीवन मिशन का है एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पर एडमिट भी किया है दैट जल जीवन हैज स्पॉइल्ड एवरीबॉडीज जीवन। तो क्या है कि फाइनेंशियल 25 में इनके 735 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं, जिसमें से 70 to 75% जो है ये जल जीवन मिशन से जुड़े हुए हैं। तो इनके बिजनेस में काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। उसके बाद आता है कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम्स लिमिटेड। इनका जो कंप्लीट बिजनेस वर्टिकल है इसमें ये वाटर सप्लाई से जुड़े हुए कोई भी प्रोजेक्ट्स अंडरटेक नहीं करते हैं, इसलिए जल जीवन मिशन का इनके ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं हुआ है। तो जल जीवन मिशन का इंपैक्ट हमने इसलिए बताया है सो दैट अगर आप इनमें से किसी भी बिजनेस को ट्रैक कर रहे हैं तो आपको पता चल पाए कि जल जीवन मिशन के कारण इनके बिजनेस में किस तरह का इंपैक्ट हो रहा है। तो यहां तक स्टडी करने के बाद अगर हमें पूरी इंडस्ट्री में से सिर्फ एक ही बिजनेस को स्टडी करना हो, हार्डली मैटर दैट वी आर लार्ज कैप इन्वेस्टर और स्मॉल कैप इन्वेस्टर, तो वाटक विभाग लिमिटेड इज द अनडिस्प्यूटेड विनर इन द इंडस्ट्री। क्योंकि पहले तो ये कोई एक सिविल वर्क्स वाली कंपनी नहीं है, बल्कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो कि वाटर स्पेस की इंटायर वैल्यू चेन को कवर करती है। उसके बाद ये पीवी सोलर, सेमीकंडक्टर एंड ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में भी अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस ऑर्डर बुक के चलते इनके पास 4 टाइम्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। अपनी रेवेन्यू को ये फ्यूचर में 15 to 20% के कैगर पर ग्रो कर सकते हैं। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, जिसके चलते इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और भी बेटर हो सकती है। जब ग्रोथ आउटलुक अच्छी होती है तो नेक्स्ट हमें देखना होता है बिजनेस का वैल्यूएशन, एंड बिजनेस की वैल्यूएशन हमने सबकी ही लगा दी है। तो जिस तरह से बिजनेस में ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है, जिस तरह का इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है, उसके कंपैरिजन में ये हमें फेयरली वैल्यूड दिख रहा है। उसके बाद जो व्यूअर्स इसके साथ एक और स्मॉल कैप बिजनेस को स्टडी करना चाहते हैं वो जैश इंजीनियरिंग लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं। बट व्हाई दिस बिजनेस? तो पहला कारण यह है कि इनकी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं अक्रॉस इंडिया, यूएसए एंड यूके, एंड यहां से ये 45 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। कंपनी द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का काफी हाई एंड एप्लीकेशन है, जिसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, आप पॉज करके स्टडी भी कर सकते हैं। सेकंड, जो भी प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं इनका वाइड एप्लीकेशन है, जैसे वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल यूज, ड्रिंकिंग वाटर, स्टॉर्म वाटर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आज इनके पास 838 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिससे ये समवेयर 1000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं बाय फाइनेंशियल 26, एंड फाइनेंशियल 25 में जो रेवेन्यू रही थी वो रही थी 735 करोड़। उसके बाद अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थोड़ा ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहे हैं। तो जो व्यूअर्स इस बिजनेस को स्टडी करना नहीं चाहते हैं वो ईएमएस लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं। रीजन इज गुड पास्ट रिकॉर्ड। उसके बाद जो डेट है ये ना के बराबर है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी मेंटेन कर रहे हैं एंड ऑपरेशन से कैश भी आ रहे हैं। ऑर्डर बुक आज इनके पास 2236 करोड़ की है एंड 4500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए ये टेंडर भर रहे हैं। इनका जो कन्वर्जन रेट है ये 10 to 15% है। तो आने वाले क्वार्टर्स में इनके पास 600 से 700 करोड़ के नए ऑर्डर्स आ सकते हैं। कंपनी की पास्ट में ग्रोथ जो कि 21 से 22% के अराउंड रही है, आने वाले सालों के लिए ये 30% ग्रोथ की टारगेट कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन के मामले में इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग 26.9 है एंड कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है 18.4। उसके बाद इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसे हमने प्रीवियसली कई बार कवर किया हुआ है, अभी प्रेजेंटली इसमें थोड़ा सा डेंट लगा है, अदरवाइज बिजनेस काफी एक्सीलेंट है। तो ये अपनी एक नई सब्सिडरी सेटअप कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये सोलर, हाइड्रो पावर एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में भी फोरे करेंगे। तो सोलर स्पेस में इन्होंने ऑलरेडी EIE रिन्यूएबल्स का एक्विजिशन किया हुआ है एंड हाल ही में इनके पास सोलर पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा एक ऑर्डर भी हाथ लगा है। यहाँ पर ये 69 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट को अंडरटेक करेंगे। यह कुछ डेवलपमेंट जो कि इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के केस में हो रही है। उसके बाद कॉनकॉर्ड इन्वायरो जो कि काफी छोटे साइज का बिजनेस है। तो ये जिन डोमेन्स को कवर करते हैं यहाँ पर काफी एक्सपर्टाइज चाहिए होती है।
एंड ये इन डोमेन्स में अच्छा कर भी रहे हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड ये 18 to 20% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जिन बिजनेसेस को आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं उनके अलावा भी हमने आपको कुछ बिजनेसेस का ओवरव्यू दे दिया है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।